हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने यूपी टीजीटी कॉमर्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसमें मैं आपको यूपी टीजीटी के या कॉमर्स के जितने भी तरह के एमसीक्यूज होते हैं वो मैं उसमें कराती हूँ, ठीक है। तो उसी में आज मैं एक नया वीडियो ऐड करने जा रही हूँ। इसमें मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यूपी टीजीटी और पीजीटी के पीवाईक्यूज लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और साथ में क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी है। और इस बार मैंने कोशिश की है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस समझाऊं, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज का यूज किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए होंगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एमसी ग्रॉगर हैज प्रोपाउंडेड। तो एमसी ग्रॉगर यानी कि मेग ग्रेगर ने प्रतिपादित किया था। कौन सी थ्योरी उन्होंने बनाई थी? थ्योरी एक्स बनाई थी या थ्योरी वाई बनाई थी कि या दोनों बनाई थी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार आ चुका है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एमसी ग्रॉगर, मैक ग्रॉगर इनको बोलते हैं, इन्होंने जो है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों को स्टेब्लिश किया था, दोनों को प्रोपाउंड किया था, ठीक है। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई अगर क्वेश्चन में पूछे कि थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई, ये मोटिवेशन की थ्योरी है और इसको किसने बनाया था, तो ये याद रखिएगा इसको मैक ग्रॉगर ने बनाया था, ठीक है। तो इसके नाम से थोड़ा अपोजिट इनका काम है। जैसे कि थ्योरी एक्स लग रहा है कि ये ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन के को रिफर करती होगी, लेकिन ये अपोजिट है। थ्योरी एक्स में ऐसे लोग आते हैं जो थोड़ा आलसी टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता, कोई काम करने की एनर्जी नहीं होती, थोड़ा आलसी होते हैं, थोड़ा चीजों को टालते रहते हैं, वो थ्योरी एक्स में आते हैं। और थ्योरी वाई में ऐसे एम्प्लॉयज आते हैं जो ग्रोथ अपनी चाहते हैं, जो मतलब मन लगाकर काम करते हैं, जिनके अंदर आलस नहीं होता, जो फुल ऑफ मोटिवेटेड रहते हैं, वो आपके थ्योरी वाई में आते हैं। चलिए और डीप में समझते हैं हम कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो एमसी ग्रॉगर यानी कि मैक ग्रॉगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिया था। एक्स और थ्योरी वाई के बारे में, तो थ्योरी एक्स जो थी वो मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में थोड़ा अथॉरिटीज की बात करता है, थोड़ी रिप्रेसिव स्टाइल की बात करता है। यहाँ पे थोड़ा टाइट कंट्रोल होता है, डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं रहता है, लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, ठीक है, डिप्रेस्ड कल्चर होता है थ्योरी एक्स का। और अगर हम थ्योरी वाई की बात करें तो थ्योरी वाई में लिबरेटिंग एंड डेवलपमेंट होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है, आपका कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, अचीव किया जाता है, एम्पावर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए कि थ्योरी वाई ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू थ्योरी एक्स, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इट्स एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म के वेतन पर इसकी संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती हैं, ठीक है। तो जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है या डिसोल्यूशन होता है उसका, तो उसमें जो एसेट्स होती हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो वो किस वैल्यू में ट्रांसफर किया जाता है? वो एसेट्स की मार्केट वैल्यू पे किया जाता है कि बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे किया जाता है, कि आपकी बुक वैल्यू पे किया जाता है, कि रियलाइजेबल वैल्यू पे किया जाता है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर सही हो जाएगा बुक वैल्यू। तो जब भी फर्म डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन होता है, तो उसकी जो एसेट्स होती है वो हमेशा याद रखिएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाती है, और वो भी वो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं रखा है मैंने क्योंकि ये आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन 3 समझते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, बैड डेब्ट्स पे आ गया है। बैड डेब्ट्स पे मैंने एक शॉर्ट बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि बैड डेब्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट्स इज ट्रांसफर टू। तो जो प्रोविजन होता है बैड डेब्ट अकाउंट का, उसको कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? फर्म के डिसोल्यूशन पे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन 2 में ही हमने पढ़ा है कि एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जब कोई फर्म डिसोल्यूशन होता है फर्म का, ठीक है। तो किसी फर्म के विघटन पर हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ही एसेट्स को भी ट्रांसफर करते हैं और जितने प्रोविजंस भी होते हैं उनको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। चलिए अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। एक होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है।
आप लोग अगर क्लियर ना हो रहा होगा तो आप लोग अपना क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, वीडियो की, तो आपको टेक्स्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मीनिंग देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट कौन सा होता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट इज रिलेटेड विद द रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके नाम से क्लियर है कि इसमें एसेट्स का और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है, ये उनके रिवैल्यूएशन से रिलेटेड होती है। अगर हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट की, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू रियलाइज द एसेट्स, ठीक है, ये एसेट्स को रियलाइज करने के लिए एंड टू पे द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को पे करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि जब कोई फर्म जो है डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म के हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही एसेट्स को भी ट्रांसफर करते हैं और जो लायबिलिटीज है उनको भी ट्रांसफर करते हैं और उन्हीं के थ्रू लायबिलिटीज को पे किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट से, ठीक है। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मेन पर्पस इज टू रिकॉर्ड the fluctuating values of assets and liabilities and to calculate the profit or loss on revaluation। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही हैं, बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ठीक है, उनको हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस में रिवैल्यूएशन के बाद, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन पर्पस इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस आफ्टर रियलाइजिंग द एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मेन पर्पस ये होता है कि हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करें एसेट्स को रियलाइज करने के बाद और पेमेंट्स लायबिलिटीज के पेमेंट करने के बाद, ठीक है। चलिए अब नीड की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत तब पड़ती है जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस केस में रीवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। सीधी सी बात है, रीवैल्यूएशन हम एसेट्स का या किसी चीज का तभी करेंगे जब या तो कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो या फिर कोई रिटायर हो रहा हो, ठीक है, और या फिर किसी की डेथ हो जा रही हो किसी पार्टनर की, उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमें जरूरत पड़ती है। रियलाइजेशन अकाउंट इज नीडेड व्हेन डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। तो जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का तब हमें रियलाइजेशन अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ओनली। तो जो रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स का, उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है वो केवल ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन इसमें देखते हैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है उसको केवल ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो इसमें सभी पार्टनर्स को हम प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मैं कम लेके आई हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की है कि आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तो आपको डेफिनेटली कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी क्या है? पार्टनर है। ए डेड इन द एक्सीडेंट। तो ए और बी साझेदार है। ए की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? फर्म खत्म हो जाएगी, द फर्म विल एंड, पार्टनरशिप विल एंड, साझेदारी समाप्त हो जाएगी, या फिर फर्म एंड पार्टनरशिप बोथ विल बी डिसॉल्व, फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाएगी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो अगर हम आंसर की बात करें तो सीधी सी बात है कि जब कोई पार्टनर अचानक से जो है किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में फर्म भी एंड होती है और पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है, यानी कि फर्म और पार्टनरशिप दोनों समाप्त हो जाएगी अगर कोई पार्टनर अचानक से किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी उस केस में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज लेड डाउन बाय हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या कितनी है? कितने प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे? तो अगर हम बात करें तो टोटल इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो इनके प्रिंसिपल्स पढ़ लीजिएगा, कभी कभी प्रिंसिपल के बारे में पूछ लेता है कि इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए इनके 14 प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। इसमें से पहला है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क का डिवीजन कैसे करना है, ये प्रिंसिपल इन्होंने दिया है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, डिसिप्लिन की बात की है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो इसकी बात हुई है।
तो यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में अंतर है। कमांड में हम कमांड की यूनिटी की बात करते हैं और डायरेक्शन में हम एक डायरेक्शन की बात करते हैं। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट, उसके बाद है आपका रेमुनरेशन, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन, स्कॉलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, स्प्रिट डी क्रॉप। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के, इनको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको हम बोलते हैं एकल स्वामित्व, तो इसके बारे में मैंने आपको एक 2-3 वीडियो में समझाया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। ठीक है, इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आई होप आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एकल स्वामित्व की बात करें तो इसके नाम से ही क्लियर है, ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही व्यक्ति ओनर होता है और वही पूरा बिजनेस संभालता है। ठीक है, तो इसमें बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की कि क्या क्या उसके फायदे होते हैं। तो गठन में आसानी, यानी कि इसको फॉर्मेशन करने में इसका इजी होता है, इजी फॉर्मेशन होता है क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो जब एक अकेला व्यक्ति है और वो अपना बिजनेस कर रहा है तो वो आसानी से उसको स्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है, उसको ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है। संचालन में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऑपरेशन में उसको अकेले ही ऑपरेट करना है, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं है, ना उसे किसी की परमिशन लेनी है। अकेला एक व्यक्ति ओनर है तो वो अपने मन से सब कुछ करता है। ठीक है, तो यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मिनिमम रेगुलेशन भी बहुत न्यूनतम होता है, यानी कि मिनिमम रेगुलेशन होता है, ज्यादा उसको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता क्योंकि वो अपना अकेले का बिजनेस कर रहा है। ना उसको किसी का कहना मानना है, ना किसी की एडवाइस लेनी है, ना किसी का डिसीजन उसको फॉलो करना है। ठीक है, सब कुछ अपने मन से करना है, तो इसलिए यहाँ पर रेगुलेशंस बहुत कम होते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, यानी हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए अब हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, फायदे की बात करें तो इजी टू फॉर्म एंड बाइंड अप, यानी कि इसको शुरू करना भी आसान होता है। ठीक है, और इसको खत्म करना भी आसान होता है क्योंकि सीधी सी बात है, जब मैं अपने मर्जी से कोई एक बिजनेस कर रही हूँ तो मैं आसानी से उसको स्टार्ट भी कर सकती हूँ, आसानी से उसको खत्म भी कर सकती हूँ, एंड भी कर सकती हूँ। और इसमें क्विक डिसीजन एंड प्रमोट एक्शन होता है। तो क्विक डिसीजन होगा ही क्योंकि जब सिंगल पर्सन अकेले सब कुछ कर रहा है, सारा डिसीजन वो खुद ले रहा है, ना उसको किसी से पूछना है, ना कोई मीटिंग करनी है। ठीक है, तो क्विक डिसीजन होगा, वो तुरंत डिसीजन लेता है और तुरंत उसको एक्शन में लाता है क्योंकि सब कुछ उसको खुद ही करना है। डायरेक्ट मोटिवेशन, इसमें जो ओनर होता है वो डायरेक्टली मोटिवेटेड होता है क्योंकि सब कुछ उसको खुद ही करना है, यानी कि बिजनेस की सारी चीजें उसको खुद ही देखनी है, तो वो फुल ऑफ मोटिवेटेड रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, इसको ऑपरेट करना भी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स, बिजनेस के सीक्रेट भी वो मेंटेन किए रहता है क्योंकि अकेले एक व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है तो ये जो ही नहीं है कि वो अपनी सारी चीजें अपने बिजनेस की किसी को बताए। ठीक है, ना उससे गवर्नमेंट पूछने जाती है, ना कोई उससे पूछने जाता है। वो अपना बिजनेस कर रहा है तो खुद अपना सब कुछ हैंडल करता है, अपने जो भी सीक्रेट्स हैं उनको छुपाए रखता है बिजनेस के, उसको किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आपकी एडवांटेजेस है पर्सनल टच। तो सीधी सी बात है, जब उसका पर्सनल बिजनेस है तो वो पर्सनल टच अपना खुद ही करेगा, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ अपने मन से करना है। अब चलिए डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है। सीधी सी बात है कि जब आप अकेले अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो जितना आपके पास रिसोर्सेज होंगे, जितना पैसे होंगे, उतना ही तो बिजनेस में लगाओगे क्योंकि उसका प्रॉफिट भी आप ही को मिलेगा, तो सब कुछ आपको अपने आप से ही लगाना है, ऐसा तो है नहीं कि किसी और से ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए जितनी रिसोर्सेज आपके पास है सिर्फ उतना ही आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो, इसलिए बोलते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं हो पाती क्योंकि अकेले एक व्यक्ति सब कुछ कर रहा है तो वो थक भी सकता है ना, तो वो रेगुलर वर्क कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी अनलिमिटेड इसलिए होती है क्योंकि एक व्यक्ति अकेले अपना बिजनेस कर रहा है तो वो भी वही पूरी तरीके से लायबल भी है हर चीजों के लिए। लॉस होगा तो भी उसी को झेलना है, प्रॉफिट होगा तो भी उसी का फायदा है। ठीक है, तो नुकसान होगा तो भी उसी को झेलना है और अगर फायदा होगा तो भी उसी को झेलना है, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सारी लायबिलिटी उसी की बनती है पूरे बिजनेस की। आगे देखते हैं।
नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो ये लार्ज स्केल बिजनेस पे सुइटेबल नहीं है, क्योंकि जब एक अकेला व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है तो अगर वो 3-4 जगह पे फैला लेगा अपना बिजनेस, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे करने लगेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अकेले हैंडल कर पाए, उसको कोई ना कोई पार्टनर रखना ही पड़ेगा। तो ये छोटे लेवल पर अगर ये बिजनेस किया जाए तो सुइटेबल है, लार्ज लेवल पर ये सुइटेबल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिमिटेड मैनेजरियल एक्सपर्टाइज। तो मैनेजरियल एक्सपर्टाइज भी लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति अकेले है, वही मैनेजर है, वही ओनर है, उसी को सब कुछ करना है, तो जितना उसके पास ज्ञान है मैनेजमेंट का उसी तरीके से वो मैनेज करेगा, कोई और अलग से एक्सपर्टाइज कर नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि लिमिटेड मैनेजरियल एक्सपर्टाइज है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स वाज कंडक्टेड बाय। हॉथरॉन परीक्षण किनके द्वारा किए गए, ठीक है। तो ऑप्शन में जॉर्ज एल्टन मायो है, जॉर्ज एलिजाबेथ मायो है, जॉर्ज एजन मायो है और जॉर्ज मायो है। लेकिन इसमें जो आंसर सही है वो है आपका ए, जॉर्ज एल्टन मायो। तो जॉर्ज एल्टन मायो ने ही हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट था वो किस बेस पे हुआ था, कब हुआ था। तो बात करें अगर हम, तो एल्टन मायो और उनके ग्रुप ने कंडक्ट किया था स्टडीज हॉथरॉन प्लांट पे, जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के थे। तो इन्होंने 1924 से 32 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एम क्या था? देयर एम वाज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फैक्टर एंड प्रोडक्शन। तो इनका जो मेन एम था इस एक्सपेरिमेंट को करने का वो ये था कि वो फिजिकल फैक्टर्स और प्रोडक्शन के बीच में रिलेशनशिप को समझ सके, ठीक है, उनकी स्टडी कर सके। दे एंडेड अप ग्रोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोशल फैक्टर एंड प्रोडक्शन। देयर फाइंडिंग्स आर रिलेवेंट इवन टुडे। These studies are considered to be the most important event in the history of OB। तो ये हिस्ट्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इनकी जो स्टडी इन्होंने की थी फिजिकल फैक्टर और प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज। देखिए अब सोल ट्रेडर की लायबिलिटी पूछ रहा है, तो अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ठीक है। तो उसकी लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ही था कि असीमित लायबिलिटी होती है, यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है एक सोल ट्रेडर की। क्यों? क्योंकि अकेले उसी को सारा फायदा भी वही उठाएगा, बिजनेस में अगर फायदा हो रहा है तो और लॉस होगा तो भी वही उठाएगा, क्योंकि वही पूरा ओनर है अकेले बिजनेस का, ठीक है। तो इसलिए उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा असीमित या फिर अनलिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। मींस दैट द ओनर ऑफ अ बिजनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेप्थ ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस के जितने भी डेप्थ या लोन है उसके लिए केवल ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है। पर्सनल बिलोंगिंग्स में नीड टू बी गिव अप द डेप्थ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो उसको चाहे अपना खुद का घर बेच करके अपनी लायबिलिटी पे करनी पड़े, लेकिन उसको पे करना ही पड़ता है क्योंकि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द पर्सन हु बियर्स अ रिस्क टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज टू अर्न अ प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो ऐसा पर्सन जो कि रिस्क बियर करता है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स या सर्विसेज को और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, यानी कि ऐसा पर्सन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करने का, सर्विसेज प्रोड्यूस करने का रिस्क बियर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए माल अथवा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो उद्यमी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी का देख लीजिएगा, हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क बियर करता है, ठीक है। चलिए मीनिंग देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर की। An entrepreneur is an individual who creates and or invest in one or more businesses। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क, और ज्यादा से ज्यादा रिस्क बियर करता है, एंड इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड, और प्रॉफिट इंजॉय करता है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। और इसी टाइप के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि चार्टर पार्टी इज यूज्ड।
चार्टर पार्टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये निर्यात व्यापार में किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेड में चार्टर पार्टी का यूज किया जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए चार्टर पार्टी का मतलब समझ लेते हैं। चार्टर पार्टी मीन्स द एग्रीमेंट बिटवीन द ओनर ऑफ अ वेसल एंड द पार्टी हायरिंग द वेसल फॉर यूज ऑफ द वेसल इन ट्रांसपोर्टिंग अ कार्गो। ठीक है, तो चार्टर पार्टी में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है वेसल के ओनर से, पार्टी का जो ये हायर करती है और अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करवाती है, तो ये चार्टर एक्ट के थ्रू होता है। देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आपका चार्टर है। ठीक है, ये शिप ओनर है जो कि चार्टर पार्टी से अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इशू कर रहा है चार्टर बिल लैंडिंग के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, और ये कैरेज का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं शिपर और सेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द मॉडल ऑफ एक्सिम बैंक इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो एक्सिम बैंक का जो मॉडल है वो कहां से लिया गया था इंडिया में? भारत में निर्यात आयात बैंक का मॉडल कहां से लिया गया था? तो ये आपका लिया गया था जापान से। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्सिम बैंक का मॉडल इंडिया में जापान से लिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मैनेजियल स्किल्स इंक्लूड्स, तो प्रबंधकीय कौशल में क्या क्या चीजें आती हैं? तो अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें प्रबंधीय कौशल में आती हैं, यानी कि टेक्निकल स्किल, डायग्नोस्टिक स्किल, पॉलिटिकल स्किल, तकनीकी कौशल, नैदानिक कौशल, राजनीतिक कौशल, ये सब आपका मैनेजियल स्किल या प्रबंधकीय कौशल में ही आती हैं। ठीक है, तो इसमें 5 मेन टाइप की मैनेजियल स्किल्स होती हैं। चलिए देख लेते हैं। एक आपकी टेक्निकल स्किल होती है, एक इंटरपर्सनल स्किल होती है, एक कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है, एक आपकी डायग्नोस्टिक स्किल होती है, एक आपकी पॉलिटिकल स्किल होती है। तो देयर आर 5 की मैनेजियल स्किल्स दैट अ मैनेजर नीड्स। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स में टेक्निकल चीजों की बात करते हैं जिसमें टेक्निकल से स्किल आ जाती है, इंटरपर्सनल में इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती हैं, कॉन्सेप्चुअल में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड स्किल्स आ जाती हैं, डायग्नोस्टिक स्किल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्किल में पॉलिटिकल से रिलेटेड स्किल्स आ जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग लीडरशिप एवरीवेयर। तो एक कोटेशन है या फिर थॉट बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग लीडरशिप एवरीवेयर। ये डिफिनीशन किसने दी थी? प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये आपकी दी थी आरसी डेविस ने। तो याद रखिएगा कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन होता है जो लीडरशिप को एग्जीक्यूट करता है हर जगह पे। ये किसने कहा था? ये आरसी डेविस ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शन। तो मैनेजमेंट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फंक्शन के थ्रू ही डिफाइन किया जा सकता है। तो ऐसा किसने कहा था? प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो अगर इस परिभाषा या डिफिनीशन की बात करें तो ये आपकी पीटर एफ ड्रकर ने दी थी। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऑर्गन है जो कि फंक्शन के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये किसने लिखा था या किसने बोला था, ये पीटर एफ ड्रकर ने बोला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहीं कहीं पीएफ ड्रकर लिखा रहता है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपोगेटेड बाय। तो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या एमबीओ का कॉन्सेप्ट आया था वो कहां से या किसने लाया था? उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था। तो इसको किया गया था पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने लाया था? तो ये आपके पीटर एफ ड्रकर ने लाया था। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ये क्या होती है। तो अगर हम इसकी बात करें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि लाई गई है। It is a process where the goals of the organizations are defined and conveyed by the management to the members of the organization with the initiation to achieve each objective
An important step in the MBA approach is the monitoring and evaluation of the performance and progress of each employee against the established objectives. तो इसके नाम से ही क्लियर है, अगर हम नाम से समझने की कोशिश करें तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में मेनली क्या होता है, सारे मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है, फिर उन्हीं के बेसिस पे वर्क किया जाता है या वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। आइडियली इफ द एम्प्लॉयज देमसेल्व्स आर इन्वॉल्व इन सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग देयर कोर्स ऑफ एक्शन, दे आर मोर लाइकली टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। चलिए, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस है, मैंने ये भी इंक्लूड कर लिया है इसमें। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हैं परफॉर्मेंस और प्रोग्रेसेस को, उसके बाद फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, फिर हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन फंक्शंस हैं जो कि एमबीओ में होते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।